आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एफ कि हमारे पास अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसको हम कैसे देखते हैं और वो स्टेटमेंट मैटलैब में इफ़ के नाम से होती है। इफ़ एंड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, व्हाइल का स्ट्रक्चर होता है और फॉर लूप हमारे पास होता है। तो इन टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। मैं इसको पहले अनडॉक कर लेता हूँ। ओके। तो अभी आप देखिए, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास एग्जांपल है। हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं इफ़ को। जो इफ़ स्टेटमेंट होती है, ये यहाँ लिखा हुआ है। जैसे इफ़ का एक एंड हुआ करता है, तो इसको चाहे तो आप अलाइन भी कर सकते हैं इस तरह से। A worker is paid according to hourly wage up to 40 hours and 50% more for overtime. Write a program that calculates the pay to a worker. The program asks the user to enter the number of hours and hourly wage. The program then displays the pay. तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हमने इफ से ट्राई करना है। टोटल जो टाइम है वो 40 आवर्स है। एच हमारे पास 8 है। हमारे पास 8 है। जो पे हमारे डॉलर से, तो आपको ये पे मिल जाएगी। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि 40 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस केस में हमने उस पे को ऐड करना है किसी और नंबर में। तो अगर किसी एम्प्लॉयी ने ओवरटाइम लगाया है, मिसाल के तौर पे उसने 40 आवर्स से ज़्यादा काम किया है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर अभी आप देख रहे हैं, हम लगा रहे हैं कि टी अगर ग्रेटर देन 40 हो, तो पे में कुछ ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा? 50% ऑफ एच। और कितना टाइम उसने ज़्यादा लिया? 40 आवर्स उसने एक वीक में काम करना है। अगर वो 40 आवर्स से ज़्यादा काम करता है, मिसाल के तौर पे 45 आवर्स काम करता है, तो 5 मल्टीप्लाइड विद 0.5 और वो एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पे उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी। ओके। और फिर एफ प्रिंट एफ के ज़रिए हम इस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। आप सिर्फ ये सीख रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं रन सेक्शन करूँगा। तो इसकी जो पे बन रही है वो टोटल पे इंक्लूडिंग द ओवरटाइम, अगर क्योंकि यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 40 उसने ओवरटाइम नहीं किया है। अगर मैं उसने 45 आवर्स पूरे वीक में काम किया है जिसमें ओवरटाइम है, तो इसके केस में उसकी जो पे बन रही होगी, पे इज़ 380। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास कंडीशंस ज़्यादा हैं। इफ़, एल्स इफ़, एल्स एंड स्ट्रक्चर हुआ करता है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ये आपके सामने इसका सिंटैक्स है और मैंने रफ सा लिखा हुआ है। इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई नंबर है, कोई आप नंबर यहाँ पर लिखते हैं और फिर इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 हो, तो डिस्प्ले हो जाए पॉज़िटिव नंबर। अगर ये नंबर लेस देन 0 हो, तो डिस्प्ले हो जाए नेगेटिव नंबर, फिर डिस्प्ले हो जाए 0 अगर 0 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले इफ़ आया है, फिर एल्स इफ़ आया है, फिर एल्स आया है, फिर एंड आया है। आपके पास अब यहाँ पर कंडीशन एक से ज़्यादा है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, तीसरी जो है वो जनरल कंडीशन है। उसमें सब कुछ शामिल हो जाए, यानी अगर ये 2 ट्रू नहीं होंगी, तो तीसरी लाज़मी ट्रू होगी। तो इस केस में सिर्फ़ आपने इफ़ एंड नहीं यूज़ करना है, आपने इफ़
एल्स इफ, जो दूसरा होता है वो एल्स इफ होता है। अगर 5 कंडीशन है तो फिर एल्स इफ, इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, और आखिरी जो हुआ करता है वो एल्स हुआ करता है। तो ये इस तरह से डिस्प्ले आएगा। अब क्योंकि हमारा ये नंबर 7.6 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये यहाँ पर फॉल करेगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा पॉजिटिव नंबर। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर। इस x को अगर मैं चेंज करूँ, मैं लिखूँ -7 और रन करें इसे, तो ये आ रहा है नेगेटिव नंबर। अगर -7 अगर मैं इसको लिखूँ 0, तो फिर ये वाला आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रू नहीं हो रहा, यहाँ पर ट्रू नहीं हो रहा। तो अगर ये दो जगह ट्रू नहीं है तो आखिरी ऑप्शन यही बचता है। तो आप इसे रन करेंगे तो नंबर इज 0। ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आप यहाँ एंटर होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये आप यहाँ एंटर होते हैं, सो ऑन। तो ये था इफ। अब हम चलते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। कोई आइट्रेशन, कोई आप जो है वो यहाँ पर कोई लूप आप चलाना चाहते हैं और उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर जो है नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको रिपीट करना चाहते हैं। तो इसकी आप एग्जांपल देखें। मिसाल के तौर पे n आपने 2 रखा, t1, t की पहली वैल्यू हमने 0 रख दी। अब फॉर लूप चलाना चाहते हैं 1 से लेकर n यानी कि 2 तक। i में आप कुछ एडिशन कर रहे हैं और ये लूप पहले 1 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि t2 दूसरा नंबर क्या आ रहा है, i हमारे पास 1 है, 1 प्लस t 1 आ जाएगा। तो t1 0 है। तो इस तरह से ये नंबर आएंगे। इसको हम रन करते हैं तो ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो फॉर लूप इस तरह से चल रहा है। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर लूप, और सामने आप एक वेक्टर जनरेट कर सकते हैं। ये हमने सीखा है पहले। के जब 1 होगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। के जब 2 होगा तो आई एम सॉरी 1, और क्योंकि 3 स्टेप साइज है तो ये हमारे पास 3 होगा, सो ऑन। तो 1 से लेकर 10 तक 3 के डिफरेंस से तमाम नंबर का स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं इसको रन करूं, मुझे यहाँ डिस्प्ले कराना पड़ेगा। डिस्प की कमांड से यहाँ x लिखेंगे, इसको मैं रन करूंगा तो ये x आ जाएगा। यहाँ पर आपको शुरू के नंबर नज़र नहीं आए हैं, आपको सिर्फ आखिरी नंबर नज़र आया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे k लिखूं और इसको रन करें तो ये हमारे पास है पहले 1 है, फिर 3 के साथ है, सो ऑन। तो ये नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। एग्जाम्पल 3, हमने ये समेशन कंप्यूट करना है n4 4 टर्म्स के लिए। पहला सम हम 0 रख रहे हैं, k 1 से लेकर 4 तक है। समेशन को जब आपने एडिशन करना है तो 0 प्लस ये फार्मूला आप लिखेंगे तो ये सारा सम होता रहेगा। तो जैसे आप कैलकुलस 2 में आमतौर पे ये सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, ये किसी और सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो ये समेशन इस तरह से ऐड होता है। आप इसे रन करें तो हम पहले को 0 रखना चाह रहे हैं जबकि 1 है। आप इसमें भी के 1 रख के देखें तो आप देख रहे होंगे कि हमने आमतौर पे 0 यहाँ पर रखते हैं ताकि 0 सम हो पहले नंबर में, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप s जो है वो अपडेट होगा, यानी s की वैल्यू नहीं आएगी, वो दोबारा वापस जाएगा, k इज़ इक्वल टू 2 होगा। तो s की जो नई वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट होगी और वो फिर इसमें ऐड होता रहेगा। तो समेशन इस तरह से बार बार ऐड होगा। तो इसका सम ये आ रहा है। आप फॉर और इफ को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। n हमारे पास 5 है, कोई लिस्ट है, x अगर लिस्ट हो यानी यहाँ से कुछ नंबर जनरेट होंगे, रो वेक्टर आएगा,
अगर x ग्रेटर देन 0.5 है तो ये डिस्प्ले हो नंबर। इस तरह से ये सारा printf हमने सीखा है। अगर कुछ और हो स्टेटमेंट तो फिर ये डिस्प्ले हो। तो इसको अगर हम रन करें तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी नंबर आता रहेगा वो 0.5 से अगर ग्रेटर है तो ये डिस्प्ले हो जाएगा लार्ज वाली स्टेटमेंट, अगर स्मॉल है तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारे पास है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम 10 लेते हैं और आप फिबोनाची सीक्वेंस को देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले दो एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो पहले दो का सम होता है। 3 है फॉर एग्जांपल, प्रीवियस टू एलिमेंट्स का सम है। फिर हमारे पास 5 है, प्रीवियस टू एलिमेंट का सम है। तो इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो आप इस केस में क्या करते हैं, 10 एलिमेंट्स बनाना चाहते हैं। पहला एलिमेंट 1 होगा, F2 आपने नाम दे दिया है। 1 का मतलब यहाँ पर पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट 1 है। अब 3 से आप शुरू करेंगे और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको रन करें तो आप देखेंगे कि ये फिबोनाची सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट हो गया। ये सारा फिबोनाची सीक्वेंस आ गया है। तो ये एग्जांपल आप खुद से देख सकते हैं। एग्जांपल 6 जिसमें आपने लूप चलाना है, और एग्जांपल नंबर 7 जिसमें आपने इसी तरह से लूप चलाना है। और फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर दो, जो एक आउटर लूप होता है, एक इनर फॉर लूप है। जो इनर फॉर लूप है ये तमाम के लिए रन होता है, यानी कि आई को 1 रखेंगे तो जे 1 से लेकर तमाम के लिए रन होगा। आई को 2 रखेंगे तो जे तमाम के लिए रन होगा, सो ऑन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइज ऑफ माई मैट्रिक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब ये है कि आप रो के हिसाब से इसका साइज देख रहे हैं, और 2 का मतलब है कि आप इसका साइज 2 के लिहाज से यानी कॉलम के लिहाज से देख रहे हैं। तो जब आप इसे रन करेंगे तो मैंने बेसिकली यहाँ क्या किया है कि 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर एक्चुअल मैट्रिक्स आप देखें तो ये 1 2 3 है, 4 5 6 है। तो ये सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो ये फॉर लूप के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप फाइल ओपन करते हैं राइट परमिशन के साथ, एफ प्रिंट एफ लिखते हैं, एक्स को आई रखते हैं, वाई एक्स स्क्वायर रखते हैं, एफ प्रिंट एफ सो ऑन, फाइल को क्लोज कर दें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फाइल में लिखे जाएंगे। वाइल लूप की ये स्टेटमेंट होती है कि वाइल और वाइल एंड पे ख़त्म होता है। एक्स वाइल का ये होता है कि ये जब तक स्टेटमेंट ट्रू होती रहती है, ये वाली वाइल के सामने एक स्टेटमेंट होती है, जब तक ये ट्रू होती रहती है तो ये वाइल लूप चलता रहता है। ओके, तो इसको अगर मैं रन करूं तो आप देख रहे हैं कि जब x 1 है तो 1 लेस देन और इक्वल टू 15 होता है, जो कि ट्रू है। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। फिर 2 जो है यहाँ चेक होगा दोबारा से, 2 लेस देन और इक्वल टू 15 होता है विच इज़ ट्रू। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ 4 आ रहा है। जैसे ही ये वायलेट होगा, ये वायलेट होगा जब x की वैल्यू 16 आएगी। तो 16 क्योंकि लेस देन नहीं होता 15 से, तो ये वहीं पे फॉल्स हो जाएगा और वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह की और भी आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। इसी तरह से काउंटर आप लगाते हैं, वाइल लूप आप काउंट कर रहे होते हैं। ओके, नेस्टेड फॉर लूप हमने इसको देख लिया है। मल्टीप्लिकेशन टेबल आप बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल से मुराद ये है जो आपके टेबल्स होते हैं 2 3 4 5 के, वो सब आप बना सकते हैं। और इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आप देख रहे हैं कि 3 फॉर लूप आप लगा सकते हैं, ये एग्जांपल है। फिर इस तरह से फॉर लूप लगाने के बाद आप कुछ इसका सॉर्टिंग कर सकते हैं, ये एग्जांपल आप इस तरह से देख रहे हैं। फिर आप बाज़-औक़ात, और ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसमें व्हाइल लूप आप यूज़ कर रहे हैं, व्हाइल स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह से है, रीडिंग्स कोई कैलकुलेट हो रही हैं
और उसको हम एनालिसिस उस पे कर रहे हैं। ओके, ब्रेक की कमांड क्या, ब्रेक और कंटिन्यू की एक कमांड होती है कि ये जब स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये कंटिन्यू रहे, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ये स्टॉप हो जाए। इसी तरह फॉर लूप यहाँ पर लगा है, फॉर और इफ़ की कंडीशन लगी है। तो ये नंबर्स जो है आप देख रहे हैं, इन नंबर्स पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये आप खुद से भी देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये भी कुछ एग्जांपल है। और आखिरी जो है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, आप इस स्विच का एक एंड हुआ करता है, स्विच का एंड हुआ करता है। स्विच किसने, कहाँ पर स्विच होना है, एन की वैल्यू पे स्विच होना है, यानी एन की वैल्यू यहाँ आएगी। केस जब आप कहते हैं कि -1 हो, ये आप जितने केसेस बना सकते हैं कि केस अगर -1 हो, यानी एन की वैल्यू अगर आप -1 रखें तो ये 3 केसेस बल्कि 4 केसेस आपने बनाए हैं। तो इसको अगर मैं रन करूं तो आप देख रहे हैं कि n क्योंकि -1 है, स्विच स्टेटमेंट देखेगी इस n को, फिर केसेस पे चले जाएंगे। केस अगर -1 है, यानी अगर नंबर आप -1 दें तो -1 अपीयर हो जाएगा। अगर 0 दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 दूं और रन करूं तो आप देखेंगे 0 डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं 1 वैल्यू दूं तो हमारे पास 1 हमारे पास ऐसे आ जाएगा, 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कोई और नंबर दें अदर देन अबव वैल्यूज, -1 0 1 के अलावा कोई वैल्यू दे, तो आप फॉर एग्जांपल इसे रन करें तो ये आप देखेंगे कि क्योंकि ये भी ट्रू नहीं होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर अदर वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें एग्जांपल ये हमारे पास है, इसको रन करें। एक्स हमारे पास कोई डाटा है, प्लॉट टाइप आप हिस्टोग्राम करना चाहते हैं, तो स्विच आप लगाएंगे प्लॉट टाइप पे, यानी कि ये प्लॉट टाइप जो भी है। केस बार, यानी कि केस के सामने अगर बार हो तो ये प्लॉटिंग हो जाएगी इस एक्स की। केस अगर हो पाई पाई 3 तो फिर ये प्लॉट हो जाएगा, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड प्लॉट आ जाएगा। तो इसको अगर मैं रन करूं तो ये बता रहा है कि आपका अनएक्सपेक्टेड प्लॉट टाइप है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं हिस्टोग्राम, ये मैंने हिस्टोग्राम लिखा, तो इसको अगर मैंने रन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बार का प्लॉट हो जाएगा। ये आप देखिए, ये बार का प्लॉट आ जाएगा, क्योंकि प्लॉट टाइप इसने रीड करना है इसे और फिर केस पे जाना है। तो केस क्योंकि यहाँ ट्रू हो रहा है, केस के सामने हिस्टोग्राम, तो सिर्फ ये रन होगा। अगर आप इस तरह का इनपुट देंगे, केस अगर ये होगा तो फिर ये पाई 3 प्लॉट वगैरह हो जाएगा। इसी तरह से ये स्विच स्टेटमेंट है, एक्स आप डिफाइन करते हैं, एक्स पे स्विच आपने लगा दिया। अगर वैल्यू इसकी 1 हो तो एक्स इज़ 1, 2 हो तो एक्स इज़ 2, सो ऑन। इसको अगर आप रन करें तो ये इस तरह से है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 देते हैं तो स्विच क्योंकि इस एक्स पे लगा हुआ है तो आगे केसेस आपने लिखे हैं, तो इसको अगर आप रन करेंगे तो ये एक्स इज़ 2 आ जाएगा, सो ऑन। तो ये भी स्विच की कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। आप कलर पे स्विच लगा रहे हैं और फिर केस लिख रहे हैं कि केस कलर का स्ट्रिंग में आंसर क्या है। अगर ब्लू होगा तो डिस्प्ले कलर ब्लू आ जाएगा। तो स्विच आप किसी वेरिएबल पे लगाया करते हैं कि ये कलर ये हो, यानी ये वेरिएबल हो, फिर इसके सामने जो इसका आंसर आ रहा है वो आपने केसेस में रखना होता है कि केसेस क्या बन रहे हैं। अब ये एक और एग्जांपल है जिसमें एज पे स्विच लगा हुआ है। केस अगर 0 टू 17 है, यानी एज जो है यहाँ फॉल करे, यहाँ पर फॉल करे, यहाँ फॉल करे, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ओके, तो ये था फॉर, इफ और व्हाइल और स्विच स्टेटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।